बच्चों हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तिका को, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्यों है? क्योंकि इससे पहले हमने क्लास 6 में पार्ट फर्स्ट का अध्ययन किया, क्लास 7 में पार्ट सेकंड का अध्ययन किया और अब क्लास 8 में हम अध्ययन करेंगे पार्ट थर्ड का। और पार्ट थर्ड के अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले की क्लास में क्लास 6 में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया था और क्लास 7 में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस पाठ्यपुस्तिका को। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी कितने अध्याय इसमें शामिल हैं, हम कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो कुल 10 अध्याय हैं और 10 जो ये अध्याय हैं इनके थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करती है और यहाँ शासन करती है। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन भी हम इन अध्यायों के तहत करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि इतिहास एक उबाऊ विषय बिल्कुल नहीं है। हम ये मानते हैं ना कि इतिहास कैसा विषय है, बहुत ही बोरिंग विषय है, क्योंकि इसमें तिथियों को याद करना पड़ता है। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन बताएगा हमें ये चैप्टर कि इतिहास का संबंध केवल दिनांक से नहीं होता है, तिथियों से नहीं होता है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें वर्तमान का और अतीत का पता चलता है, यानी हर एक विषय वस्तु का, हर एक व्यक्ति का, हर एक देश का, समाज का अपना एक इतिहास होता है। इतिहास के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि समाज पहले कैसा था और अब कैसा है, यानी विकास किस तरीके से हुआ। इसी के साथ ही हम जानेंगे कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से वो जानकारियाँ जुटाते हैं। यानी पूरी तरह से ये चैप्टर केंद्रित है कि इतिहास में आखिरकार क्या अध्ययन किया जाता है। बच्चों सबसे पहले हम हमारे चैप्टर का टॉपिक लेते हैं, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे मस्तिष्क में क्या एक दृष्टिकोण बना हुआ है कि इतिहास में तो तारीखें याद करनी होती हैं, कब कौन सा राजा बना, कब किस राजा का विवाह हुआ, कौन से राजा ने कब कब कौन सा युद्ध लड़ा, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द इतिहास घूमता है। लेकिन नहीं, इतिहास तारीखों से कहीं आगे है। इतिहास न केवल तारीखों की बात करता है बल्कि समय अवधि की भी बात करता है। जैसे कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था मध्यकाल को, उसमें हमने देखा सल्तनत काल और मुगल काल। तो क्या हम किसी विशेष दिनांक में अध्ययन करते हैं सल्तनत काल का? नहीं ना, बल्कि एक जो पूरा टाइम पीरियड है, एक समय अवधि है, उसके तहत हम सल्तनत काल का और मुगल काल का अध्ययन करते हैं। साथ ही इतिहास हमें ये भी बताता है कि पहले के समय में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, लोगों का सामाजिक रहन सहन कैसा था और वर्तमान में कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारी पाठ्यपुस्तिका में कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि पहले कैसा था और आज कैसा है, यानी तुलना करके हम अध्ययन कर सकते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए। हालांकि प्रारंभ में जो इतिहासकार थे वो दिनांकों पे फोकस करते थे, यानी दिनांक तिथियों पे ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि युद्ध व बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। क्या समझा जाता था कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, समाज को, देश को प्रभावित कर रही हैं, उनको तिथिवार लिखना ही इतिहास है। जैसे कि कब किसी राजा की ताजपोशी हुई, उसका विवाह कब हुआ, उसने लड़ाई कब हुई, और इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि भी बताई जा सकती थी। परंतु धीरे धीरे इतिहास में परिवर्तन हुआ। इतिहास में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। उदाहरण हम देंगे, जैसे कि सुबह सुबह हम उठते हैं, क्या लेकर आते हैं? अखबार लेकर आते हैं, चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हैं, और जब हम अखबार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है कि पहले के समय क्या अखबार होता था? अगर अखबार नहीं था तो लोगों की दिनचर्या कैसी थी? और फिर
कब अखबार का विकास हुआ, कब न्यूज़पेपर का विकास हुआ। तो न्यूज़पेपर का, अखबार का विकास किसी एक दिनांक विशेष को तो नहीं हुआ होगा। इसी तरह जब हम चाय की चुस्की खुद लेते हैं या सड़क के किनारे बैठे लोगों को चाय की चुस्की लेते हुए वार्तालाप करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में जरूर से एक प्रश्न होता है कि चाय का आविष्कार कब हुआ। तो हम इसके लिए भी कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं कि फलाना तिथि को चाय का आविष्कार हुआ होगा। दोनों उदाहरणों के द्वारा ये समझाया गया है कि इतिहास केवल तिथि पे ही फोकस नहीं करता है, बल्कि इतिहास में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके लिए समय अवधि को आधार माना जाता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड में धीरे धीरे चाय का विकास हुआ, धीरे धीरे लोग चाय के आम जीवन का, उनके पेय पदार्थों का हिस्सा बनी। इसी तरह से जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी में जाते हैं, छुक 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 रेलगाड़ी में हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तब भी हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि रेलगाड़ी का आविष्कार किस दिनांक को हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का किसी निश्चित तिथि को आविष्कार नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है। यानी एक समय अवधि हम इसके लिए बता सकते हैं कि कब लोगों ने चाय पीनी शुरू की होगी, या हमारे देश ने जो आज़ादी प्राप्त की अंग्रेजों से, औपनिवेशिक शासन से, तो वो किसी एक दिन तो नहीं प्राप्त की होगी, एक निश्चित समय अवधि में ही उन्होंने ये कार्य किया होगा। तो ये हमने देखा कि इतिहास में केवल तिथि ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। अब ये आता है क्वेश्चंस कि अगर कुछ तिथियां इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हम जब अध्यापन करवाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि ये तिथि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको ध्यान नहीं रखना। तो अगर कुछ तिथियां होती भी हैं तो कैसे पता लगता है कि ये तिथि महत्वपूर्ण है। तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना होता है, कहीं दूर नहीं जाते हैं, हम हमारा खुद का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा होगा जिसे अपना जन्मदिन याद नहीं होगा? हर एक को अपना जन्मदिन याद रहता है। क्यों रहता है भाई? क्योंकि हम उस दिन पैदा हुए थे, हमारा उस दिन इस धरती पर अवतरण हुआ था, हमारे लिए वो तिथि बहुत ही महत्व रखती है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरी जन्म तिथि क्या है, या आपके पड़ोस में बैठे हुए किसी दूसरे या तीसरे बच्चे की जन्म तिथि क्या है, तो आप उससे अनभिज्ञ होंगे, आपको उसकी बर्थडे की, उसकी डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह व्यक्ति विशेष आपके लिए उतना महत्व नहीं रखता है। इसलिए इतिहास में उन चीज़ों की तिथि महत्वपूर्ण होती हैं जिन लोगों ने, जिन व्यक्तियों ने या जिन संस्थाओं ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला, या उन घटनाओं ने जिन्होंने समाज को प्रभावित किया, उन घटनाओं को, उन व्यक्तियों की तिथियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये देखिए, कुछ तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, और जैसे ही हम हमारा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हमारा विषय चेंज करते हैं, कुछ दूसरी तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में कि जिस प्रकार से हम देखें कि इतिहास में हम ये नहीं कह सकते कि इतिहासकार ने जिस दृष्टिकोण से चीज़ों को दिखाया है वह दृष्टिकोण बिल्कुल निष्पक्ष है, क्योंकि इतिहासकार का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक सोचने का तरीका होता है, उसी अनुसार से वह चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि जब भारत में औपनिवेशिक शासनकाल था, इससे अगला टॉपिक हम औपनिवेशिक शासन को ही डिस्कस करेंगे कि औपनिवेशिक शासन किसे कहा जाता है। तो जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल रूल करते थे। तो हम देखते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन तक काफ़ी कुछ इतिहास लिखा गया उन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के बारे में, जिसमें बीच में रिपन भी आए, लॉर्ड कर्जन भी आए। इन सभी के बारे में काफ़ी कुछ इतिहासकारों ने लिखा। लेकिन यह इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द ही चलता है, उसमें हमें भारतीय गतिविधियों की झलक दिखाई नहीं देती है। क्या कहना चाह रहा है बुक में, क्या आपको समझाने की कोशिश की गई है? यही बताने की कोशिश की गई है कि जो इतिहास लिखा जाता है
वो संपूर्ण नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि इतिहासकार एक ही पक्ष को दिखा पाता है, दूसरा पक्ष वंचित रह जाता है। जैसे कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल को इसमें बताया गया है, तो एक समय अवधि की जैसे कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की जो समय अवधि, उस दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए, गवर्नर जनरल ने क्या क्या उस वक्त नीतियां लागू की। अब यदि एक ब्रिटिश इतिहासकार है तो वह कोशिश करेगा कि गवर्नर जनरल के कार्यकाल को बढ़ चढ़ करके दिखा सके। वह भारतीय जो आम समुदाय है, भारतीय जो लोग हैं, उस समय किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, वह उस चीज को नहीं दिखा पाएगा। इसलिए इतिहास विषय का अध्ययन करते वक्त हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की कि इतिहास केवल तिथि से संबंधित नहीं होता है। कुछ तिथियां मानते हैं कि महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें हम विशेष तिथि नहीं दे सकते हैं, उन्हें हम समय अवधि के माध्यम से ही समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रथम गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको दर्शाया गया है। इसके अलावा हमारी बुक में कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं। पिक्चर्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो चित्र होते हैं वो भी चित्रकार के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और उस समय के इतिहास को समझाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास में केवल दिनांक ही नहीं होती हैं, तारीखें ही नहीं होती हैं कि हम रटने बैठ जाएं कि यही इतिहास है। नहीं, इतिहास उससे कहीं आगे है। और जब हम बात करते हैं कि समय अवधि की एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, उस दौरान हम अध्ययन करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जैसे अभी तक हम इतिहास को पढ़ रहे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पे। इसी तरह से कई अन्य इतिहासकार हैं जो कि अलग अलग आधारों पे समय अवधि निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं, हमारी बुक में दे रखा है सबसे पहले जेम्स मिल के वर्गीकरण को। सबसे पहले जेम्स मिल कौन थे? तो जेम्स मिल 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल। इन्होंने एक तीन विशाल खंडों में एक पुस्तिका लिखी, एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। क्यों कहा गया है ब्रिटिश भारत? क्योंकि उस वक्त भारत पर ब्रिटिश का ही शासन था। तो इसलिए इनकी बुक को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी बच्चों? जेम्स मिल ने लिखी। और जेम्स मिल कौन थे? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक थे। इन्होंने अपनी ये जो किताब, जो कि उन्होंने 3 विशाल खंडों में लिखी थी, बड़े बड़े 3 खंडों में इसको लिखा था, इन्होंने अपनी किताब में भारत के इतिहास को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किस आधार पे किया? तो उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश 3 काल खंडों में बांटा। अब जरा सोचिएगा, क्या ऐसी चीज रही होगी जेम्स मिल के मस्तिष्क में कि उन्होंने इस आधार पे भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश। तो इसके लिए उन्होंने आधार माना कि जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले यहाँ राजाओं का शासन था। हमने देखा सल्तनत काल, मुगल काल। तो इन्होंने ये अपना दृष्टिकोण बनाया कि जो यहाँ पे राजा कर रहे थे शासन, तो राजा अगर हिंदू है तो हिंदू काल, राजा मुस्लिम है तो मुस्लिम काल, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, अंग्रेज यहाँ पे आ गए, तो वो ब्रिटिश काल हो गया। ये देखिए, मिल के अनुसार अंग्रेजी राज से पहले भारत में हिंदू व मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। तानाशाह क्यों कहा गया है? राजा को तानाशाह कहा गया है कि राजा ही सभी शक्ति का स्वामी होता था, इसलिए इन तानाशाहों का ही शासन चलता था। मिल आगे लिखते हैं कि इस आधार पे ये बांट तो रहे हैं, वर्गीकरण तो कर रहे हैं, लेकिन आगे अपने विचार भी रख रहे हैं। क्या विचार हैं जेम्स मिल के? जेम्स मिल ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय जो ये भारत देश है, ये पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। यहाँ पे लोगों में धार्मिक बैर थे, जाति के बंधन थे, अंधविश्वास का बोलबाला था। ये उनकी राय थी। लेकिन क्या वास्तव में भारत में ऐसा था?
नहीं था। लेकिन जेम्स मिल का ये अपना दृष्टिकोण था कि भारत में तो धार्मिक जातिगत अनेक बंधन थे, अंधकार का दौर था, और जो ये ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर आई है ये भारत की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आई है, भारत की सभ्यता को, यहाँ की पिछड़ी हुई जनता को प्रकाश दिखाने के लिए आई है। उनकी राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, इसलिए उन्होंने भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू करने की बात कही। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन को सभ्यता का प्रतीक माना गया है। इस बात में जेम्स मिल के विचारों से हमें दो बात समझ में आई। क्या क्या? एक तो ये कि भाई वर्गीकरण किया है तो इतिहासकार ने खुद के दृष्टिकोण से किया है, लेकिन इतिहासकार का दृष्टिकोण हमेशा सही हो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सोचने का अपना तरीका होता है। तो आ गया क्वेश्चन कि क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या मिल ने भारतीय इतिहास का जो वर्गीकरण किया उसे ज्यों का त्यों स्वीकार किया जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम राजा के आधार पे किसी भी देश के इतिहास को हिंदू या मुस्लिम यानी धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि इतिहास उठा करके देख लो, आप अतीत के पन्ने पलट के देख लो, प्राचीन भारत में अनेक ऐसे शासक हुए जिनके अलग अलग धर्म थे, एक जैसे धर्म नहीं थे। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उस समय में ये दो धर्म ही चलते थे, ठीक है। तो इस दौर में इन धर्मों के अलावा भी कई धर्म होते थे। तो कुल मिला के ये बात निकलती है कि किसी युग को उस समय के शासक के धर्म के आधार पे तय नहीं किया जा सकता है। अब आती है एक दूसरे वर्गीकरण की बात जिसे सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल में वर्गीकरण। तो कुछ इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल में बांटा है, लेकिन जो ये विचारधारा है ये भी पश्चिमी विचारधारा से प्रेरित है। अब ये पश्चिमी विचारधारा क्या है? जब हम संसार का मानचित्र देखते हैं तो संसार के मानचित्र में 7 महाद्वीप हैं, इतनी जानकारी तो है आपको। यहाँ पर जो ये एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो ये जो पृथ्वी का हिस्सा है ये पूर्वी और इधर है पश्चिमी, और पश्चिमी महाद्वीप में आ जाते हैं यूरोप वगैरह। तो ये जो विचारधारा है ये भी पश्चिमी विचारधारा से ही प्रेरित है, क्योंकि ये माना गया कि जो पश्चिमी देश हैं इन्होंने ही समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क जैसे आधुनिक विचार दिए थे, और इसी आधार पे इसको आधुनिक काल नाम दिया गया। लेकिन क्या ये वर्गीकरण सही है? आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे, बिना तर्क की कसौटी पर कसे क्या अपनाया जा सकता है? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो यहाँ की जनता से पूछकर देखो कि क्या उनके साथ समानता का व्यवहार हो रहा था, क्या उन्हें स्वतंत्रता मिली हुई थी, क्या उन्हें लोकतंत्र में उपलब्ध सुविधाएं दी गई थी? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल भी वह हैं जब अंग्रेज भारत आए थे? तो हम इस वर्गीकरण को भी पूरी तरह से उचित नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए थे उस समय भारतीय जनता को ये जो आधुनिक विचार हैं, समानता, स्वतंत्रता, ये सब प्राप्त नहीं हुए थे। तो बच्चों, हम एक वीडियो में ही पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। हमने अभी तक समझा कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, समय अवधियों का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये औपनिवेशिक शासन क्या होता है। सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ, जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी निर्बल देश को के ऊपर अधिकार कर लेता है, और अधिकार भी एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि उस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, तो हम इसे कहते हैं क्या है? ये औपनिवेशिक शासन है। जो निर्बल देश है, कमजोर देश है, वो तो हो गया उपनिवेश, और जिसने कब्जा किया है, जिसने नियंत्रण किया है, वो हो गया औपनिवेशिक शक्ति। तो अंग्रेज औपनिवेशिक शक्ति का प्रतीक थे और भारत जो देश था वो उनका उपनिवेश था। उपनिवेशवाद के तहत किसी क्षेत्र व वहाँ के नागरिकों पर
राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक नियंत्रण बनाया जाता है। और ये नियंत्रण किसी एक तिथि को नहीं होता है कि अंग्रेज आए और घोषणा कर दी कि भारत तो हमारे अधीन है, ऐसा नहीं होता, बल्कि यह दीर्घकालीन जो प्रक्रिया है उसका प्रतिफल होता है। भारत में अंग्रेजों ने यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनको दबाया धीरे धीरे। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध हुए, आंग्ल सिख युद्ध हुए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने किस तरह से भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो वो पूरी कहानी हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। तो भारत में अंग्रेजों ने स्थानीय शासक को दबा करके अपना शासन स्थापित किया। धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए यहाँ की जनता से अधिक कर वसूलना शुरू किया, अधिक राजस्व वसूला। अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें होती थी उनको यहाँ से सस्ती कीमतों पर खरीदना शुरू किया और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की ज़बरदस्ती किसानों से खेती करवाई। इन उदाहरणों के माध्यम से क्या बताया गया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस को, भारतीय समाज को, भारतीय आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित किया। इस प्रकार एक देश पर आपके क्वेश्चन भी है ये, औपनिवेशीकरण से क्या समझते हो? जब एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र को प्रभावित करता है, इन सभी क्षेत्रों में कई बदलाव आते हैं, यह प्रक्रिया ही औपनिवेशीकरण कहलाती है। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि जो चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से इतिहासकार कुछ चीज़ों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, चित्रकार। यहाँ पे देखिए एक ब्राह्मण को दिखाया गया है और ब्राह्मण जो ब्रिटेनिया है, ब्रिटेन की शक्ति का प्रतीक, तो ब्रिटेनिया को जो भारतीय शास्त्र हैं, भारतीय जो उपनिषद हैं या भारतीय जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं वो भेंट कर रहे हैं। और यह जो तैयार किया गया चित्र है, ये जेम्स रेनेल द्वारा जो पहला नक्शा भारत का तैयार किया गया था उसका ये आवरण चित्र है। तो यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि जो भारतीय जनता है वो खुद समर्पित हो रही है। भारतीय जनता चाह रही है कि अंग्रेज यहाँ पर आएँ और यहाँ शासन करें, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाएं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? नहीं ना, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले अंग्रेज आए थे व्यापार करने के सिलसिले में और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन कई बार हमें चित्रों से और इतिहास से जो जानकारी मिलती है वो कई बार अलग होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, हम किस तरह जानते हैं, यानी जो ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं या इतिहासकार 250 साल पहले का यदि इतिहास लिखने बैठता है तो कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी मदद से वह इतिहास लिख सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे स्रोतों की। तो सबसे पहले है अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार अभिलेख। अंग्रेजों की एक आदत थी हर चीज़ को लिखने की, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो लिखित में जो आपके पास स्रोत उपलब्ध रहेंगे, लिखित में यदि आपको सबूत उपलब्ध रहेंगे तो प्रशासन करने में काफ़ी सफलता रहेगी। तो अंग्रेजों ने उस समय जो भी नीतिगत फैसले लिए, जो भी उनके निर्देश होते थे, जांच होती थी, सहमति होती थी, उन सबको लिखना शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि इसी के कारण कार्यालय में जो ज्ञापन है, टिप्पणी है, प्रतिवेदन है, उनकी परंपरा का जन्म हुआ, उनकी संस्कृति का जन्म हुआ। यानी सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान कई फैसले लिए, कई निर्णय लेने के साथ साथ बैठकों में जो सलाह मशवरा होता था उन सबको लिखना शुरू किया। और आज जो वो लिखित स्रोत हैं वो हमारे लिए इतिहास को लिखने का एक अच्छा साधन है। उन्होंने इन अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखा। किन्होंने? अंग्रेजों ने। और इन दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए जितने भी शासकीय संस्थान होते थे, जैसे कि तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी में रिकॉर्ड रूम बनाए गए। यानी अगर क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने किस तरह से जो लिखित सामग्री होती थी, दस्तावेज होते थे, उनको सुरक्षित रखा, तो हमने देखा कि उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए तहसील में, कलेक्ट्रेट में,
इसके अलावा कमिश्नर के दफ्तर में, प्रांतीय सचिवालय में, और इन्हीं के साथ साथ उन्होंने अभिलेखागार व संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए, आर्काइव बनाए, अभिलेखागार बनाए, जिनमें ये जो सार्वजनिक दस्तावेज होते थे इनको सुरक्षित रखा जाता था। यहाँ देखिए ये चित्र दिखा रखा है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का, जो कि 1920 के दशक में बनाया गया था। और अंग्रेजों के लिए ये अभिलेखागार, ये संग्रहालय इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे कि इन वायसराय का जो निवास स्थान था उसके बिल्कुल समीप ही यह स्थित थे। अब बात करते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो ये अभिलेखागार बनाए गए थे उनके महत्व को बताया गया है कि अभिलेखागार में 19वीं सदी के शुरुआत में अगर हम देखें तो प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्र, भाई जो प्रशासन होता है उसमें एक शाखा दूसरी शाखा से संबंधित होती है। माना कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को काम पड़ सकता है वित्त विभाग से, और वित्त विभाग के साथ साथ उसे जल संसाधन विभाग से भी काम पड़ सकता है। तो इस तरह जो परस्पर विभाग एक दूसरे से जो पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं, तो उन पत्रों को, ज्ञापनों को, जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स व रिपोर्ट को अभिलेखागारों में रखा जाता था। और हम इन अभिलेखागारों में इन जो भी ये राष्ट्रीय दस्तावेज हैं, जो भी ये सरकारी दस्तावेज है, इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि खुशनवीस होते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्काइव तो पूछा ही जाता है, आर्काइव या अभिलेखागार क्या होते थे। तो हमने बताया कि अभिलेखागार में जो सार्वजनिक दस्तावेज थे, उदाहरण दे देना किस तरह के पत्र होते थे, अधीनस्थों को लिखे हुए, एक दूसरे विभाग को लिखे हुए नोटिस, रिपोर्ट्स वगैरह, इनको सुरक्षित रखा जाता था। इसी तरह से खुशनवीस होते थे। ये खुशनवीस क्या होते थे, इनको सुंदर ढंग से लिखना आता था, और ये जो सुलेख नवीस होते थे, ये दस्तावेजों को, ये जो दस्तावेज होते थे इनकी सावधानी पूर्वक नकल बनाने का कार्य भी किया करते थे। तो हमने देखा खुशनवीस और अभिलेखागार कि किस तरह से अंग्रेजों के समय के जो दस्तावेज हैं वो इतिहासकारों के लिए मदद करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं सर्वेक्षण कार्य कि अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने जब भारत में आए तो सबसे पहले सर्वेक्षण कराने का कार्य किया, क्योंकि उनको ये मानना था कि जब तक हम किसी नए देश की भौगोलिक स्थिति को, वहाँ के जो मानवीय संसाधन हैं, वहाँ की जनता की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को नहीं जांच परख लेते, तब तक हम किसी दूसरे देश को अपने अधीन नहीं बना सकते। तो उन्होंने कई तरह के सर्वेक्षण करवाए, जैसे कि राजस्व सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण व वन सर्वेक्षण। और इन सर्वेक्षणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तथ्य एकत्रित किए, जैसे कि राजस्व सर्वेक्षण के द्वारा उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की कि कहाँ कहाँ पर धरती की सतह कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, स्थानीय पेड़ पौधे जीव जंतु कौन कौन से हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हर 10 साल में जो जनगणना होती है, हर 10 साल में होती है ना जनगणना 1881 से, तो हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो भी अंग्रेजों के शासनकाल से ही प्रारंभ हुई। और जनगणना के माध्यम से उन्होंने लोगों की संख्या, जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। और जो ये विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कराए गए, उनसे जो आंकड़े मिले, उन आंकड़ों से इतिहासकारों को उस समय की स्थिति को लिखना आसान हुआ। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि बंगाल में किस तरह से मानचित्रण का और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। यह तस्वीर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बनाई गई है और 1832 की यह तस्वीर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य स्रोतों की। भाई हमने कहा कि जो अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए जो सरकारी दस्तावेज हैं, उस समय ऑफिस में जैसे काम होता था, प्रशासन के जो दस्तावेज होते थे, उन्हीं के साथ साथ और भी जो सर्वेक्षण कार्य के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होती थी, ये सभी इतिहासकारों को उस समय का इतिहास जानने में मदद करते हैं। लेकिन वहीं प्रश्न अब उठता है कि उस समय जो भारतीय आम जनता थी, आम जो समुदाय था, उनके मन में क्या चल रहा था, इसकी झलक तो हमें ये सरकारी दस्तावेज नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ जो आम जनमानस है, उसकी पीड़ा को दर्शाने के लिए, उसकी इच्छा को दर्शाने के लिए, उसकी भावनाओं को दर्शाने के लिए भी कई अन्य स्रोतों की मदद ली जा सकती है। तो सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा लोगों की जो डायरियाँ हैं,
कई लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, अभी भी लोग निजी डायरियाँ लिखना पसंद करते हैं। तो जो लोगों की डायरियाँ हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, उनका वर्णन है, यात्रियों के जो संस्मरण हैं, मतलब यात्रावर्त जो होते हैं, यात्रा के दौरान उनके क्या क्या अनुभव रहे, तो ये जो संस्मरण है, महत्वपूर्ण लोगों की जो आत्मकथाएं हैं, वे स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें हैं, ये आदि महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम उस समय के लोगों की, आम जनता की, आम समुदाय की भावना का पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में सिर्फ यही बताने की कोशिश की गई है कि इतिहास उबाऊ विषय नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है, आपका भी इतिहास हो सकता है। यदि आप मेहनत करके भारत के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, देश के महान व्यक्तित्व में शामिल होते हैं, तो आपके ऊपर भी इतिहास लिखा जाएगा कि आपने कहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण की, आपका पारिवारिक जीवन कैसा था। जैसे हम बात करते हैं महात्मा गांधी के इतिहास का, स्वामी विवेकानंद के इतिहास का, क्यों बात करते हैं हम? क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का, हर एक स्थान का, हर एक देश का अपना एक इतिहास होता है और इतिहास को जानना बहुत ही रुचिकर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर एक वस्तु के पीछे विज्ञान होता है, साइंस होता है, लॉजिक होता है, उसी तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु के पीछे उसका एक इतिहास होता है। इसलिए हम इतिहास को तिथि में नहीं बांध सकते हैं, बल्कि इतिहास एक रुचिकर विषय है। इससे हमें ये जानने को मिलता है कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।